ओके गाइस, तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। दो पार्ट में है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ए, और ये 1 मार्क्स और 1 मार्क्स। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन है हमारे पास, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफन कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट्स। वो कह रहा है कि किसी सिस्टम में जो वेवलेंथ है वो उस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक साइज से रिलेटेड होती है रेडिएशन की, यानी कि ईएम वेव की। तो गिव 2 एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ओके, तो ये सिंपली क्या कह रहा है कि किसी भी सिस्टम से जो वेवलेंथ रिलेटेड होती है वो एक्चुअल में उस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक साइज के इक्वल होती है। इसको समझाने के लिए कोई 2 एग्जांपल दो। तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे ए का। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है इसका गामा रेडिएशन। ठीक है, गामा रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ क्या होती है? गामा रेडिएशन की वेवलेंथ होती है -14 -15 रेंज में, लगभग इतने मीटर रेंज तक की रहती है, -14 -15 रेंज की। और ये निकलती किससे है? ये निकलती है न्यूक्लियस से। ठीक है, ओरिजिन इनका क्या है, ऐसे करके दिखा देते हैं। इनका ओरिजिन क्या है? ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ये ओरिजिनेटेड होती हैं न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस का साइज भी इसी रेंज का होता है, फेम्टोमीटर रेंज का। तो न्यूक्लियस के साथ जो वेव, मतलब न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकल रहा है, जिनको हम गामा रेडिएशन कहते हैं, उनकी वेवलेंथ एक्चुअल में न्यूक्लियस की, यानी कि उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक साइज के इक्वल है जिससे वो बनी है। 2 एग्जांपल बोले, दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो आप, एक्स रेज जो है इनकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम रेंज की होती है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये होती है एटम्स से, और एटम्स का साइज भी इसी रेंज का होता है। तो इसमें यही बेसिकली पूछा गया था कि कोई 2 एग्जांपल दो और ये बताओ कि कोई वेव जिससे निकली है या जिस फिनोमिना से रिलेटेड है, उस फिनोमिना में सिस्टम का साइज और वेव की वेवलेंथ का साइज सेम होता है। ठीक है, ये हो गया। और भी दे सकते हैं, बट 2 पूछे। बी का फर्स्ट कह रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूज शॉर्ट वेव बैंड्स। वाई? लॉन्ग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में शॉर्ट वेव्स का यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीज़न बताओ। तो इसका रीज़न हम यहाँ पे सॉल्यूशन बताते हैं बी वाले का। इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ये जो है ना, ये होती है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है आयनोस्फेयर से। ठीक है, आयनोस्फेयर में होती है। एटमॉस्फेयर की जो हमारी लेयर्स होती हैं अलग अलग, उसमें से आयनोस्फेयर वाली रीजन में ये ट्रांसमिट होती हैं। उसमें फ्लो, मतलब ये जो ब्रॉडकास्टिंग है इस स्फेयर में होता है, और इस स्फेयर में शॉर्ट वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, आयनोस्फेयर कैन रिफ्लेक्ट शॉर्ट वेव बैंड्स, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं ताकि ये मतलब ओरिजिन से निकले, रिफ्लेक्ट हो और वापस अर्थ की तरफ आ जाए, तो इसलिए इनका यूज़ करते हैं। एंड बी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ड ऑन द ग्राउंड। कि जो अगर हम ऐसे टेलीस्कोप जो ऑप्टिकल लाइट यानी कि विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं और रेडियो लाइट का यूज़ करते हैं, वो तो हम धरती पर ही बनाते हैं, अर्थ के सरफेस पे ही बनाते हैं। बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज पॉसिबल। एक्सरे, अगर हमें एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना हो जो एक्सरे को डिटेक्ट करता है, एक्सरे की हेल्प लेता है वर्क करने के लिए, उसको हम, इट कैन बी पॉसिबल ओनली फ्रॉम सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। वो हम अर्थ में नहीं रख सकते ऐसा टेलीस्कोप ऑब्जर्व करने के लिए। उसके लिए हमको अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं, उन सैटेलाइट के ऊपर इनको फिट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं ये बताओ। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है
कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑप्टिकल सिग्नल और रेडियो सिग्नल को एब्जॉर्ब नहीं करता। मतलब ये ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल्स क्या कर सकते हैं, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, आर पार जा सकते हैं किसके, एटमॉस्फेयर के। तो ये अर्थ से बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, एटमॉस्फेयर इनको रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो एक्स रेज हैं, ये एक्स रेज एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली। तो अर्थ से अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं एक एक्सरे पर बेस्ड टेलीस्कोप, तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर ही उस वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ घूम रही हैं, वहाँ से जब वेव्स चलेंगी तब उन्हें एटमॉस्फेयर का फेस नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ से वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आपके इसका आंसर लिख देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा एटमॉस्फेयर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिख देना। एब्जॉर्ब्स एक्स रेज बट while visible light and radio waves can penetrate it। ये हो गया, इसको डिटेल में आप लिख लेना। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज write the drawbacks of Rutherford's atomic model. How did the Bohr remove them? Show that the different orbits in Bohr atoms are not equally spaced. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई हमें तीन क्वेश्चन है, 3 मार्क्स है। तो सबसे पहले ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स हमें लिखने होंगे 1 नंबर के लिए, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हाउ डिड बोहर रिमूव देम, हाउ डिड बोहर ने उनको रिमूव कैसे किया। ठीक है, तो बोहर्स एक्सप्लेनेशन का 1 हो गया मार्क्स। एंड द लास्ट वन, हमें एक चीज़ शो करनी है, क्या डिफरेंट ऑर्बिट्स इन बोहर एटम आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होती एक दूसरे से, ये शो करना पड़ेगा, इसके लिए 1 नंबर है। तो ड्रॉबैक्स आपने थ्योरी में पढ़े ही होंगे, मैं डेरिवेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके जो नोट्स वगैरह है वहाँ पे आपने या नेट में या बुक में आप देख सकते हैं, सिंपल ड्रॉबैक्स इजीली आपको मिल जाएंगे। मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ ड्रॉबैक्स क्या क्या। पहला ड्रॉबैक है कि ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसमें आप डिटेल में लिख देना थोड़ा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वो एक्सेलरेट होगा तो ईएम वेव एमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगा स्पाइरल ऑर्बिट में घूम के, ऐसे स्पाइरल ऑर्बिट में घूम के। बट ऐसा होता नहीं है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक क्या हो सकता है, सेकंड ड्रॉबैक ये इसका हो सकता है लाइन स्पेक्ट्रा, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लीनियर था, बट इस थ्योरी के स्पाइरल ऑर्बिट की वजह से ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, जो कि नहीं था। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स आप खुद से लिख लेना। हाउ डिड बोहर रिमूव देम, तो बोहर ने इनको कैसे रिमूव किया। तो बोहर ने, तो यहाँ पे बोहर थ्योरी के शॉर्टकट में आप स्टेटमेंट लिख देना। तो यहाँ पे बोहर थ्योरी की तीनों स्टेटमेंट लिखने हैं। फर्स्ट वाला जो उसने कहा था कि स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी जिनमें वो घूमेगा तो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड बोला था उसने MVR एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड NH/2π, इसको डिटेल में लिख देना, मतलब 1-2 लाइन में लिख देना। एंड द थर्ड वन इज, बोहर ने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट में आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी दोनों एनर्जी इसके बैंड गैप की इक्वल होगी। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा आपको। नाउ थर्ड वन इज, ये कह रहा है यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगे, ऐसा प्रूव करके दिखाओ। तो मतलब जैसे बोहर, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और यहाँ पर एक दूसरी ऑर्बिट है। तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर है,
और यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो वो इतनी एनर्जी एमिट करेगा, ऐसा उसने बोला। बट फिर फिलहाल हम किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं। nth, मान लो ये n नंबर की ऑर्बिट है तो ये n+1 नंबर की ऑर्बिट होगी। तो हम n+1 नंबर ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं और फिर nth रेडियस की ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं और दोनों को डिफरेंस करते हैं। तो अगर ये डिफरेंस Rn+1 और Rn का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब जो ऑर्बिट्स होंगी वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगी, मतलब सेम डिस्टेंस पे होंगी। पर अगर वो कांस्टेंट नहीं आया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगी, इक्वली स्पेस्ड नहीं होंगी। तो n+1 से n को घटाना है। तो भाई हम nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Rn इज इक्वल टू, वैसे देखो क्या होता है, n² h² 4πε0 अपॉन m 2π² e²। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वी विल हैव n² h² ε0 अपॉन पाई m e²। ठीक है, सॉरी z तो 1 हो गया ना हाइड्रोजन एटम का, पाई m e²। ठीक है, बट अब डायरेक्ट एक जनरल फार्मूला, मतलब एक सिंपलेस्ट फार्मूला भी है, n² a0, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो nth ऑर्बिट की रेडियस इतनी आ गई, n+1 ऑर्बिट की रेडियस, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया, ये वाला फार्मूला। नाउ n+1 का कितना आएगा फिर, दैट इज n+1² a0। तो दोनों ऑर्बिट का डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस कितना आएगा, Rn+1 minus Rn. This will become n+1² a0 minus n² a0, and this will become a² plus b² plus 2n, and this will become this, and a0 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो चुका। what will we have, 2n+1 into a constant, बोहर्स ऑर्बिट है ना, इसको बोहर्स ऑर्बिट बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑर्बिट की फर्स्ट ऑर्बिट a0 की वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितनी होती है एंगस्ट्रॉन्ग में। एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट आप में बताएं कि a0 की वैल्यू कितनी होती है। बट Rn+1 माइनस Rn, तो Rn+1 माइनस Rn एक्चुअल में n पे डिपेंड कर रहा है कि n कितना है, और मोर प्रिसाइजली 2n+1 पे डिपेंड कर रहा है। तो अलग अलग नंबर अगर है, मतलब मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो n1, सेकंड की बात कर रहा हूँ तो 2, थर्ड की बात कर रहा हूँ 3, तो अलग अलग n पर रेडियस अलग अलग होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है फिक्स नहीं है, n पे डिपेंड कर रही है। तो प्रूव हो गया। ओके, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया है कि डिफरेंट ऑर्बिट्स इन बोहर एटम्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन 27। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है तो 3 1 1 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कोई 2 प्रॉपर्टीज लिख दो। तो बहुत सारी है वैसे आप, बट आप लिख सकते हो फर्स्ट, जैसे कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है हमेशा, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो कि रेडियस की जो रेडियस है वो मास नंबर पर डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r इज इक्वल टू r0 मास नंबर टू द पावर 1/3। तीसरी भी लिख सकते हैं हम कि इट्स, इस क्वेश्चन सी पार्ट में यही कह रहा है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, इज इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, की डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हमें कोई 2 लिखनी है, फिलहाल ये 2 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, why is the density of a nucleus
मच मोर देन दैट ऑफ एन एटम। तो इसका आंसर क्या है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी एटम से बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इन स्मॉल रीजन, है ना। मतलब एक तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एक तो पूरे एटम का मास आ गया है, ऊपर से वॉल्यूम बहुत कम है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। एटम तो एंगस्ट्रॉम रेंज का होते हैं, न्यूक्लियस फर्मियन फेम्टोमीटर रेंज का होता है। तो मास ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी बहुत हाई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसीलिए डेंसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि सारे एटम का मास स्मॉल रीजन यानी कि न्यूक्लियस पे आ गया है। ठीक है, ये हो गया बी। थर्ड है शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, या फिर यूँ कहे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ए पर डिपेंड नहीं करता। तभी तो हम कह सकते हैं कि सबके लिए सेम होगा, चाहे ए अलग अलग भी हो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज़ करें? सी पार्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे। डेंसिटी इज इक्वल टू, तीसरा पार्ट कह रहा है कि डेंसिटी जो है, मैं एक सेकेंड इसको दोबारा लिखता हूँ। ओके, डेंसिटी जो है ना वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास कैसे निकलेगा? मास निकलेगा भाई यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, मास नंबर से, ए से, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब न्यूक्लियस का। अब रेडियस होती है r0 a टू द पावर 1/3, then this will become मास नंबर अपॉन 4/3 पाई और आर क्यूब, और आर क्यूब विल बिकम r0 a टू द पावर 1/3 का क्यूब। तो दिस विल बिकम a अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब a, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि a से a कट गया है, तो डेंसिटी विल बिकम 3/4 पाई r0 क्यूब, या कुल मिलाकर यूँ कहें इज इंडिपेंडेंट ऑन a। तो रॉ इज इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर। तो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए रॉ सेम रहेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सेक्शन डी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, ठीक है। दो सरफेस होते हैं एक लेंस में, विद वन और बोथ सरफेस बीइंग स्फेरिकल। कोई दोनों में से एक प्लेन एक स्फेरिकल, या दोनों ही प्लेन, या दोनों प्लेन नहीं, दोनों में से कोई एक स्फेरिकल या दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं। अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ टू सरफेसेस, मतलब r1 r2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो मतलब ये कुल मिला के लेंस मेकर्स फॉर्मूला की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। फोकल लेंथ किस किस का रिलेशन बोल रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, हाँ, फोकल लेंथ जो है डिटरमाइंड होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस r1 r2 से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से। तो ये फोकस r1 r2 और n की बात कर रहा है, मतलब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला की बात कर रहा है। तो इसको आगे आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ से रेडियस होगी उसकी एक, विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस। ओके, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस कितनी होगी? r1, दैट इज प्लस r। सेकेंड सरफेस की रेडियस कितनी होगी? दैट इज माइनस r। वैल्यू सेम, बस प्लस माइनस तो हमें अकॉर्डिंगली लेने पड़ेंगे। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा, तो वो कह रहा है इसका ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ओके, n दे दिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स पावर निकालनी है। तो पावर होती है 1/f, और 1/f लेंस मेकर्स फॉर्मूला से कितना होता है? n-1 1/r1 minus 1/r2, then power will become n-1
1/f ही पावर है, 1/r, r1 है देखो प्लस r एंड r2 इज माइनस r, तो माइनस एंड माइनस r, दिस विल बिकम n-1 2/r. ओके, तो पावर विल बिकम 2n-1/r. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे हम 29 के सेकेंड पार्ट में, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P विथ ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा कि पहले था, is cut into two equal parts perpendicular to its principal axis. The power of one part of the lens will be. वो कह रहा है कि हमारे पास दोनों तरफ से कॉन्वेक्स ऐसा एक लेंस था, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी. अब वो कह रहा है कि इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीच में से दो भागों में कट कर दिया. तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज बन चुका है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज बन चुका है. पहले इसकी पावर P थी, पहले इसकी पावर P थी, तो अब इनके अलग अलग पावर कितनी हो जाएगी, P डैश कह देता हूँ. ठीक है. अच्छा, पहले एक फर्स्ट सरफेस की रेडियस r थी, दूसरे की भी r थी, साइन अकॉर्डिंगली थे. यहाँ पे फर्स्ट की r है, सेकंड की इनफाइनाइट, यहाँ पे फर्स्ट की इनफाइनाइट, सेकंड की r, मतलब ये दो एक जैसे लेंसों का कॉम्बिनेशन है. तो हम जानते हैं क्या कि भाई जब दो लेंस कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है, तो उनकी पावर जुड़ जाती है. तो कटने के बाद फर्स्ट की पावर और सेकंड की पावर, जिनको मैं सेम होंगी दोनों P डैश एक्चुअल में लेंस की पावर के इक्वल होगा. ये जब दो लेंस कॉम्बिनेशन में हो तो पावर का फॉर्मूला होता है P = P1 + P2. ठीक है, तो दोनों की सेम हो गई, तो मैंने कह दिया P डैश एंड दिस इज P. दिस विल बिकम 2P डैश = P एंड देन P डैश विल बिकम P/2. तो हर एक की पावर हाफ हो जाएगी. सिंपल. तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ. इसके नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, द अबव टू पार्ट आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज शोन इन द फिगर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी. तो फिर से वही कह रहा है, पहले जो हमने कट करे थे अभी दो लेंस, ठीक है, वो ऐसे कॉम्बिनेशन में रखे थे. तो फिर वो कह रहा है इनको ना पलट दिया है दोनों लेंसों को, इसको जो है मतलब ऐसे रख दिया है और इसको भी पलट दिया है. तो अब पावर कितनी हो जाएगी? तो पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसकी पावर P/2 थी, इसकी पावर P/2 थी, दो लेंस कॉम्बिनेशन में रखे हैं, तो पावर विल बिकम, डायरेक्टली जोड़ देंगे दोनों को, तो दिस विल बिकम P, है ना. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. और अगर आप चाहो तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला अलग अलग लगा के पावर निकाल के फिर जोड़ भी दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो पावर वही रहेगी, लेंस पलटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई फोर्थ का फर्स्ट, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P with each face having same radius of curvature is cut along its principal axis. The two parts are arranged as shown in the figure. The power of the combination will be. ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि भाई एक लेंस था ये, और ये थी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसका ये हिस्सा कट करा और इसको भी उठा के इधर ही रख दिया, मतलब ये हिस्सा कट करा. सॉरी, मैं इसका स्ट्रोक इरेजर बंद करता हूँ. तो ये हिस्सा कट किया और इसको भी उठाकर इधर रख दिया, ये टच करके रख दिया इससे, है ना. तो बोल रहा है कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, कॉम्बिनेशन के पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो ध्यान रहे कि भाई लेंस को बीच में से कट कर देते हैं ना, तो फोकस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. हाँ, जो इमेज बन रही है अब हाफ लेंस ही इन्वॉल्व है, तो इमेज की इंटेंसिटी में भी कम हो जाएगी. ओके, लेकिन इमेज बनेगी वहीं जहाँ थी, तो फोकस अनचेंज रहेगा, और पावर और फोकस रिलेटेड है तो पावर भी अनचेंज्ड रहेगी. तो इसकी पावर P रहेगी और इसकी भी पावर P ही रहेगी. अब दो लेंस कॉम्बिनेशन में है, तो नेट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + P2. ये होती है नेट पावर P टोटल, और P टोटल विल हेयर बिकम P + P, दैट इज 2P. तो कौन सा ऑप्शन सही है? C. तो ध्यान रहे, लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट करने से फोकस और पावर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है. हाँ,
क्योंकि आधा ही लेंस अब आधा आधे आधे करके इन्वॉल्व हैं, तो अगर एक लेंस है जैसे, तो मैं इसको अगर बीच में से कट कर दूं और नीचे वाले हिस्से को यहाँ से हटा दूं और ऊपर वाले को रहने दूं, तो पावर और फोकस अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, बस क्या किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, जो इमेज बन रही है उसकी चमक कम हो जाएगी, क्योंकि आधा ही लेंस इमेज बनाएगा, आधा नीचे कोई इमेज बनाने को लेंस है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस आर हेल्ड कोएक्सियली। दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकस दे रखी है, कोएक्सियली हेल्ड किया गया इनको। ठीक है, एक साथ रखा गया। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो पावर निकालनी है, कॉन्वेक्स लेंस है दोनों, तो इसका बी पार्ट भी हम यहाँ पे फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। एक ईजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी इतना टफ नहीं आएगा, इजी ही आएगा नो डाउट। तो फोकस हमें क्या निकालना है इसका, पावर, तो टोटल पावर विल बिकम पावर ऑफ फर्स्ट प्लस पावर ऑफ सेकंड, टोटल पावर विल बिकम 1/f ऑफ फर्स्ट, P2 इज 1/ फोकस ऑफ सेकंड, और ये कितना है, फोकस कितना है इसका 60 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, और ये भी कितना है 20 कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। अब पावर डायोप्टर में अगर निकालनी है, फोकस सेंटीमीटर में, तो 100/f करते हैं, तो 100/f करेंगे इसको, ये 0 से 0, 0 से 0, दिस विल बिकम 10/6, दिस विल बिकम 10/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव 6.6 डायोप्टर पॉजिटिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट चैप्टर का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस विच परफॉर्म दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि AC को DC में बदलने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PN जंक्शन डायोड रिवील दैट व्हेन अ PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, लो रेजिस्टेंस, एंड व्हेन इट रिवर्स बायस्ड इट ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस। ये सब हमें पता है, तो ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पे बेस्ड है। आप लोग ध्यान रखें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हाफ वेव रेक्टिफायर की, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट जो निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी और इनपुट जो दिया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, पर फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट जो दिया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी आउटपुट में। अगर 50 हर्ट्ज इनपुट है तो आउटपुट में 100 हर्ट्ज मिलेगा फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, एंड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज अनचेंज्ड। तो क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि VRMS टू अ फुल वेव रेक्टिफायर इज V0/√2। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू है V0/√2। देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, तो जो रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज है, अभी हमने क्या बोला, फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी में ही तो बस इफेक्ट पड़ता है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई आउटपुट की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डबल हो गई है। बट इनपुट, अच्छा इनपुट की पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। इनपुट की इक्वेशन क्या बनती है यहाँ पे, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये देते। तो आउटपुट जो मिलता ना, आउटपुट, ये इनपुट की इक्वेशन है, आउटपुट की इक्वेशन क्या मिलती, V0 साइन ओमेगा जो है वो ट्वाइस हो जाता ओमेगा का, बट रहता तो साइनसोइडल फंक्शन ही। अब अगर आप इसकी RMS वैल्यू निकालेंगे और इसकी RMS वैल्यू निकालेंगे, देखना दिस विल बिकम V0/√2 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम V0/√2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, V0/√2, अनचेंज रहती है RMS वैल्यू। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका, इन फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड इज फ्लो फॉर। फुल वेव रेक्टिफायर में जो करंट है वो हर एक हाफ साइकिल के लिए फ्लो होती है, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल, थर्ड हाफ साइकिल, फोर्थ हाफ साइकिल। फॉर एवरी हाफ साइकिल देयर इज एन आउटपुट। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट द करंट इन ईच ऑफ द डायोड विल फ्लो।
अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हाफ वेव के लिए जैसे हर एक डायोड को देखो, जैसे D1 को देखो तो फर्स्ट हाफ में फ्लो हो रहा है, फिर सेकंड हाफ में नहीं हो रहा, फिर D1 का थर्ड हाफ में हो रहा है, फिर फोर्थ हाफ में नहीं हो रहा। तो वो ये कह रहा है इन ईच ऑफ डायोड, हर एक डायोड में, तो एक फुल साइकिल में एक डायोड बस हाफ में ही फ्लो हो रहा है, दूसरा मतलब हर एक, अगर सिर्फ 1 को देखो D1 को तो फर्स्ट में, 3 में, या सिर्फ D2 को देखो तो सेकंड में, फोर्थ में। तो एक फुल वेव के लिए हाफ साइकिल में ही एक डायोड फ्लो करवा पा रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ईच डायोड फ्लो हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, एक डायोड एक फुल वेव के हाफ साइकिल को ही करंट फ्लो करवाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, ये थर्ड पार्ट है इसका, कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, बोथ डायोड्स आर फॉरवर्डाइज एट द सेम टाइम, नहीं, ये तो ब्रिज रेक्टिफायर में होता है, 4 डायोड होते हैं, 2 एक टाइम पे फॉरवर्ड होते हैं, इसमें नहीं होता। बोथ डायोड आर रिवर्स बायस्ड एट द सेम टाइम, ये भी गलत है। वन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड अदर इज रिवर्स बायस्ड एट द सेम टाइम, ये हो सकता है। बोथ आर फॉरवर्ड बायस्ड इन फर्स्ट हाफ साइकिल एंड रिवर्स बायस्ड इन सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल, नहीं, फर्स्ट हाफ में एक फॉरवर्ड है तो दूसरा रिवर्स होता है, सेकंड हाफ में एक रिवर्स है तो दूसरा फॉरवर्ड होता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड ऑन हाफ वेव, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी, हाफ वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। देन द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट विल बी, रिपल्स क्या होते हैं, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिलता है वो ऐसे मिलता है, रिपल डाउन, ये मतलब सिग्नल प्लेन, सिग्नल प्लेन, तो इन्हें रिपल्स कहते हैं। तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो इनपुट की 50 है तो आउटपुट की भी 50 रहेगी, तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका और में, मतलब फोर्थ का बी पार्ट, अ सिग्नल एज शोन इन द फिगर इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड पे ये सिग्नल अप्लाई किया गया। आइडेंटिफाई द आउटपुट अक्रॉस द लोड, यहाँ पर कितना आउटपुट मिलेगा उसको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर देखो डायग्राम की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है कि आउटपुट ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इनमें से कैसा आउटपुट मिलेगा ये हमें बताना है। तो इनपुट कितना, इनपुट कैसा है, दिस इज अवर इनपुट, -5 वोल्ट लगाया पहले, फिर +5 वोल्ट लगाया, और फिर थोड़ी देर बाद फिर से कितना कर दिया इसको, -5 वोल्ट लगाया। तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग में आउटपुट हमें कैसा मिलेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं, ये इनपुट है तो इसी के नीचे मैं यहाँ पे रेड कलर से आउटपुट ड्रॉ कर दूंगा। तो जैसे ही -5 वोल्ट लगेगा इतनी देर के लिए यहाँ पे, तो P नेगेटिव और N, P साइड है, N साइड है, N पॉजिटिव से जुड़ जाएगा P नेगेटिव से, यानी कि रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस मतलब नो करंट, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सॉरी ओपन सर्किट हो जाएगा ऐसा। तो आउटपुट, क्योंकि सर्किट यहाँ पे कट चुका है, ठीक है, कनेक्शन बना नहीं है प्रॉपर, तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो -5 वोल्ट में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 0 0, क्या मिलेगा हमें, 0 0 0 मिलेगा। ओके, कब तक, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 मिलेगा। नाउ देन जैसे ही 5 वोल्ट करेंगे हम वोल्टेज, अब क्या होगा, जैसे ही +5 करेंगे पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो P प्लस से N माइनस से जुड़ गया। और जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब नो रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट। तो जो भी इनपुट में वोल्टेज है यानी कि +5, वो सारी की सारी आउटपुट में मिल जाएगी, इस लोड पे, लोड के अक्रॉस मिल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब +5 वोल्ट पे वोल्टेज एकदम कितनी हो जाएगी, 5, फिर 5 5 5 5 5, पर फिर से -5 आएगा तो फिर 0, तो ये मुझे मिलेगा सिग्नल 0 और 5 वोल्ट +5। तो ऐसा आंसर देखो, ए में 0 10 है, ये नहीं होगा, -10 0 नहीं होगा, -5 0 नहीं होगा, 0 +5, दिस इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ओके गाइस, तो ये
लास्ट सेक्शन ई है हमारा इस पेपर का, और सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों के तीनों इंटरनल चॉइसेस के साथ मिलेंगे। इंटरनल चॉइसेस मतलब और करके 1 या 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो 31 का ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए का फर्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डेरिवेशन करना है, ठीक है, किस चीज़ का, पोटेंशियल एनर्जी का। व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो 2 नंबर का तो ये डेरिवेशन हो गया, और हाफ हाफ के ये दोनों हो गए कि कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी ये बताना। तो 1 नंबर ये हो गया, 3 मार्क्स ये हो गए, और 2 मार्क्स का एक ये न्यूमेरिकल है। तो 31 के ए का फर्स्ट जो है, इसका मैं आंसर, डेरिवेशन आपको सब जानते ही होंगे, तो यहाँ डेरिवेशन नहीं मैं करने वाला हूँ, सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पी ई कॉस थीटा, where theta is the angle between p vector and e vector। ओके, मेन बात ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये मैक्सिमम कब होगी, u मैक्सिमम कब होगा, u मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम हो। तो p जो है वो तो मैक्सिमम, मतलब p जो है तो एक नंबर है, ठीक है, e भी एक नंबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा, ये मतलब मैक्सिमम कब होगी ये बोला है ना, तो मैक्सिमम तब होगी जब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए। पहली बात नेगेटिव है, तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू 180 रखता हूँ, कॉस 180 कितना होगा, -1, देन दिस विल बिकम माइनस पी ई, और कॉस 180 -1, देन दिस विल बिकम प्लस पी ई। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, कब है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है वो मिनिमम कब होगी, तो मिनिमम तब होगी u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस, जब मैं थीटा 0 रख दूँ, कॉस 0 1 होगा, देन यू विल बिकम माइनस पी ई, क्योंकि कॉस 0 तो 1 होता है। तो इसका मतलब जब मैं थीटा 0 कर रहा हूँ तब u मिनिमम आएगा, और जब थीटा 180 होगा तब u मैक्सिमम होगा। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोला है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके जी। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज दिस एंड दिस लोकेटेड एट 0 0 एंड 3 4। तो एक्सिस गिवन है, यहाँ पे तो एक्सिस बनानी पड़ेगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, क्योंकि हमें तो हम यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं। दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अवर वाई एक्सिस, एक्स और वाई, ओके। अब वो कह रहा है यहाँ पे कि रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है, तो -1 जो पहले दिया है वो पहले 0 0 पे, तो 0 0 पे कौन लिखा है, 0 0 पे रखा है -1 पीको कूलम, और 3,4 mm। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, 1 + 1 पीको कूलम, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, -3 mm एंड 4 mm, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा डायपोल हो गया, ठीक हो गया। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, डायपोल रखा हुआ था, तो मैं इस डायपोल का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देख लो किस तरफ है। डायपोल मोमेंट p की डायरेक्शन होती है हमेशा -q से +q, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p। और वैल्यू हम निकाल लेंगे q इंटू 2l, q इंटू डिस्टेंस करके, ओके। बट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है, कह रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई किया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, कितना, 1000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो हमें बताना है टॉर्क कितना लगेगा इस पे। अब देखो वेक्टर लगा हुआ है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी हमको, है ना। तो फॉर्मूला तो टॉर्क का क्या है, P क्रॉस E, या फिर कहें PE साइन थीटा। तो वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी, P बनेगा Q इंटू लेंथ ऑफ डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड,
और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, थीटा जो है पी और ई के बीच वो ये है, थीटा है ना। थीटा कैसे निकलेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ ये भी थीटा ही होगा है ना, तो इसको राइट एंगल मान के साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, हाइपोटेनियस होगा 3 4 5 ट्रायंगल 5। ठीक है, राइट एंगल 3 4 5 बन गया है। तो चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी लें तो 5 आएगा। तो चार्ज दिया है पी को, पी को मतलब 10⁻⁻12। ठीक है, लेंथ ये वाली 5 आ गई है देखो। ठीक है, 5 mm, तो 12 की वैल्यू हो गई 5 mm। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1000 मतलब 10⁻3। और साइन थीटा कितना है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। तो 5 से 5 गया एंड टॉर्क विल बिकम 4 × 10⁻, ये पावर सॉल्व हो गई 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई। और डायरेक्शन निकलेगी राइट हैंड ग्रैब रूल से। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को P की तरफ, थम्स और फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखते हुए राइट हैंड की फिंगर्स को पहले P की तरफ रखें और E की तरफ मोड़ें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो टॉर्क है वो इनटू द पेज आ रहा है। अब अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हमारी z एक्सिस किधर होगी, बाहर की तरफ, पर टॉर्क आ रहा है इनटू द पेज, तो डायरेक्शन होगी अलोंग -z या -k डायरेक्शन में कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा 31st का A। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का B डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस -q एंड q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। दो चार्ज हैं, एक है -q, एक है q, डायपोल बन गया ये। और ये कितने डिस्टेंस पे है, 2a डिस्टेंस पे है। ओके, p वेक्टर की वैल्यू दे रखी है पी आई कैप इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस। पी आई कैप का मतलब ये है कि भाई अगर ये हम एक्सिस बनाए, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, तो पी आई कैप डायरेक्शन में p वेक्टर। अब p वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, -q2 + q। तो p वेक्टर मेरा इस तरफ है, ये कह रहा है कि -q को इधर मानो +q को इधर मानो, तब मेरा p -q से +q आई कैप डायरेक्शन में बन जाएगा। और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2a। वट इट्स विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, और सेंटर पे ही इसका ओरिजिन है। चलो जी, शो दैट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट अ पॉइंट x सच दैट x इज ग्रेटर देन a। तो कोई पॉइंट एक्सिस पर ही है, इसके x डिस्टेंस पे है इसके सेंटर से, और ये x बहुत ज़्यादा है a के कंपैरिजन में। तो कह रहा है पोटेंशियल ये आएगा, तो मतलब एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये डायपोल की वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालने वाला डेरिवेशन है। तो ये आप कर लेना, डेरिवेशन आप लोग खुद करें, हम सीधा आ रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ओके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का रहेगा यहाँ पे कि भाई शुरू वाला 2.5 मार्क्स का 2.5 एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो 2.5। ओके, तो इतना करेंगे आप डेरिवेशन, तो 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हमारे इसके सेकंड पार्ट पे 2 आइसोलेटेड, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ये सब कुछ। ओके, तो कहा गया है 2 isolated metallical spheres S1 and S2 of radius 1 cm and 3 cm। दो स्फेयर हैं हमारे पास, एक स्फेयर तो है S1, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। और एक दूसरा स्फेयर है S2, उसकी रेडियस थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, ये हमारा S2 है और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो ऐसे दो स्फेयर हैं, चार्ज है दोनों में, और दोनों में चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है। तो मतलब इस वाले में जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा,
सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और इस वाले में भी सरफेस चार्ज, क्योंकि मैट सरफेस क्यों, वॉल्यूम क्यों नहीं, क्योंकि मेटेलिक स्फेयर्स हैं तो चार्जेस जो भी रहेंगे वो सरफेस पे रहेंगे, इसलिए एरिया ही इन्वॉल्व होगा, वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा। इसलिए इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, दोनों का एरिया अलग है, चार्ज अलग है, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, और वो है इतनी। दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय थिन वायर, कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन द स्फीयर। तो कह रहा है कि ये बहुत दूर दूर है एक दूसरे से रखे हुए, ठीक है, तो ये वाला जो है बहुत दूर रखा हुआ है, मैं इसको उठा के दूर रख देता हूँ, ये बहुत दूर रखा हुआ है इससे। वो कह रहा है इन दोनों को हमने क्या किया, जॉइन कर दिया एक थिन वायर से, तो नया चार्ज कितना कितना होगा इन पे। तो भाई पहले ये पता लगाते हैं कि कनेक्शन से पहले चार्ज कितना था, फिर हमें पता चल जाएगा कनेक्शन के बाद कितना था। तो कनेक्शन से पहले, बिफोर कनेक्शन सॉल्व करते हैं इसको। बिफोर कनेक्शन फर्स्ट वाले पे कितना चार्ज था, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज ऑन फर्स्ट, इसको चार्ज ऑन सेकंड कह देंगे, ठीक है। चार्ज ऑन फर्स्ट विल बी, इस फॉर्मूले का यूज़ करके सिग्मा इंटू एरिया, तो चार्ज मिल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट, तो Q1 विल बिकम सिग्मा, सिग्मा कितना गिवन है, ये रहा 2/पाई इंटू 10⁻⁻⁹ और इंटू एरिया, एरिया होता है इस पर का पाई आर स्क्वायर, और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बिकम, सॉरी पाई आर स्क्वायर तो डिस्क का होगा ना, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो पाई और पाई सॉल्व, दिस विल 4 2 जा 8, और ये 2 2 जा 4, 9 और 4 13, 10⁻⁻13 कूलम। सिमिलरली इस वाले में कितना चार्ज आएगा, बिफोर कनेक्शन चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, इसकी चार्ज डेंसिटी भी उतनी ही है 2/पाई इंटू 10⁻⁻9, एंड एरिया इज 4 पाई एंड न्यू मतलब रेडियस का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻⁻2, फिर पाई से पाई 3 3 जा 9 इंटू 4 इंटू 8, 9 8 जा 72, और पावर 10⁻⁴ और 9 -13 कूलम। ये था बिफोर कनेक्शन, पर हमसे पूछा है कनेक्शन करने के बाद कितना हो गया चार्ज। तो कनेक्शन करने के बाद देखो, किसी एक में ज़्यादा होगा, किसी एक में कम होगा, तो चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेकिन चार्ज रहेगा कंजर्व ही, क्योंकि कैसे आइसोलेटेड सिस्टम है, तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो कनेक्शन से पहले जो चार्जेस रहे होंगे, बाद में भले ही 1 का बदल गया, 2 का बदल गया, बट सेम रहेगा। कनेक्शन के बाद सपोज फर्स्ट वाले स्फेयर जो मेरा S1 स्फेयर था, उस वाले पे चार्ज Q1 डैश हो गया, और जो सेकंड वाला स्फेयर था S2, उस पे चार्ज Q2 डैश हो गया। पर पहले जो चार्ज था और अब जो चार्ज था, Q1 डैश और Q2 डैश अब है, पहले Q1 Q2 थे, दोनों का सम तो वही रहेगा जो पहले था। अब लेकिन एक चीज़ हो गई है कि पोटेंशियल सेम हो गया है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र जितना हो सकता था हो गया 1 से 2 में या 2 से 1 में, और दोनों का पोटेंशियल हो गया सेम। तो मैं बोल सकता हूँ नया चार्ज बराबर कैपेसिटी फर्स्ट वाले के इंटू नया पोटेंशियल प्लस कैपेसिटी सेकंड वाले के इंटू नया पोटेंशियल। समझे, मतलब इसकी कैपेसिटी तो वही रही होगी जो पहले थी, इसकी भी कैपेसिटी वही रही होगी जो पहले थी, बस पोटेंशियल चेंज हो गया, इसलिए चार्ज चेंज हो गया, ठीक है। तो ओल्ड चार्ज का सम न्यू चार्ज के सम के इक्वल आएगा, और न्यू चार्ज को लिख दिया C नया V, इसको लिख दिया C नया V, C ओल्ड ही रहेगा, V नया रहेगा, क्योंकि कनेक्शन करने से कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ओके। तो Q1 प्लस Q2 विल बिकम C1 प्लस C2 इंटू V।
दिस विल वी विल गेट V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब स्फेरिकल कंडक्टर है अगर, तो फिर इनकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई एप्साइलन नॉट R1 स्क्वायर प्लस 4 पाई एप्साइलन नॉट R2 स्क्वायर। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो Q1 कितना है हमारा, जो हमने ऊपर निकाला ही था अभी, Q1 था हमारा 8 इंटू 10⁻⁻13, कहाँ गया, ये रहा। और Q2 कितना था, 72 इंटू 10⁻⁻13, तो ये Q1 Q2 तो इतने ही रहेंगे। तो दिस विल बिकम 8 इंटू 10⁻⁻13 प्लस 72 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10⁻9। ठीक है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितनी होगी, 1 के अपॉन में ही आ जाएगा। और फर्स्ट वाली रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है उसकी, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, स्क्वायर नहीं होता, स्फेरिकल की कैपेसिटर है ना, जो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, जब हम कभी डेरिवेशन इसका आगे कराएंगे तो तब देख लेंगे कि ये कैसे आया फॉर्मूला। ठीक है, प्लस दूसरा इसका क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/9 इंटू 10⁻9, और R2 हो गया 3 इंटू 10⁻⁻2। जब इस पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.8 वोल्ट। तो न्यू चार्ज ऑन S1 हमसे पूछा है, न्यू चार्ज ऑन S1 पे नया चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर नया चार्ज बराबर कैपेसिटी इंटू नया V। तो कैपेसिटी तो वही रहेगी जो पहले थी, मतलब कितनी, वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और नया पोटेंशियल आ गया 1.8। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे 1/9 इंटू 10⁻9, और रेडियस होगी 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, और इंटू 1.8, तो दिस विल बिकम 1.8 इंटू 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁻9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें कितना, 2 इंटू 10⁻12 C, मतलब कूलम। दिस इज द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 का A, और उसका फर्स्ट, अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स। कौन कौन कनेक्टेड है, रजिस्टर R, कैपेसिटर C, दोनों किस कनेक्शन में है, कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, दोनों के दोनों सीरीज कनेक्शन में है। AC सोर्स दे रखा है VM sin ओमेगा टी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस। ओके, तो यहाँ पर एक बोल रहा है कि भाई सर्किट में रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, और एक AC वोल्टेज है VM साइन ओमेगा टी, और वो कह रहा है कि इसके लिए आप क्या करो, सॉरी, इसके लिए आप एक डेरिवेशन करो, एक्सप्रेशन डिराइव करो इम्पिडेंस Z ऑफ द सर्किट। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो ये फर्स्ट, ये क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसका जो सेकंड है वो 1 नंबर का होगा, और इसका भी थर्ड क्वेश्चन आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेशन करना है Z का। डेरिवेशन तो आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। Z का एक्सप्रेशन आएगा RC सर्किट के लिए R² प्लस XC², ओके, वेयर XC इज इक्वल टू 1/ωc, और वी कैन से दैट 1/2 पाई FC। तो Z का ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। डेरिवेशन आप NCERT में भी देख सकते हैं, वैसे आपने पढ़ाई होगा। आगे हम बात करते हैं, व्हेन डज एन इंडक्टर एक्ट एज अ कंडक्टर इन अ सर्किट। ठीक है, कि कोई इंडक्टर एक सर्किट में कंडक्टर की तरह, मतलब एक वायर की तरह बिहेव कब करता है,
तो ऐसा तब करता है, जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर, सेकंड का आंसर लिख रहे हैं हम, फॉर इंडक्टर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कब करेगा, तो हम कहेंगे कि भाई मतलब ये एक सिंपल कंडक्टर बन जाएगा कब, जब एक्सएल 0 हो जाए। ठीक है, एक अच्छा कंडक्टर कौन होता है, यहाँ पर कंडक्टर कह रहा है ना वो, तो आप उसे एक अच्छा कंडक्टर मानो। अच्छा कंडक्टर उसे कहते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। अब इंडक्टर सर्किट में एक्सएल प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है। तो कुल मिला के वो ये पूछना चाह रहा है कि एक्सएल 0 जब होगा तब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो एक्सएल 0 कब होगा, सिंपल सी बात है, डीसी केस में, डीसी के केस में। फॉर डीसी डायरेक्ट करंट ओमेगा इज 0 एंड हेंस एक्सएल इज 0। ओमेगा जैसे ही 0 पुट करेंगे एक्सएल 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉर डीसी एन इंडक्टर behaves as a conductor। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 110 वोल्ट डीसी। ठीक है, वो अभी हमने देखा ऊपर 2-2 मार्क्स के थे, एक 2 का एक 1 का। अब ये वाला फिर 2 मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लैंप दिया हुआ है हमें यहाँ पे, उस इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी वोल्टेज दे रखी है 110 वोल्ट, वोल्टेज दे रखी है 110 वोल्ट, डीसी वोल्टेज है सिंपल वाली। और करंट दे रखा है कितना, 11 एम्पियर। तो ये जो लैंप बना हुआ है ये इस तरह सॉरी ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि 110 वोल्ट पे 11 एम्पियर की करंट देगा। 110 वोल्ट मिलने पे 11 एम्पियर की करंट देगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। वोल्टेज हो गया 110, आई हो गया 11 एंड दिस विल बिकम 10 ओम। तो लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। If the lamp is operate on 220 volt 50 hertz AC source with a coil in series। ओके, लैंप के साथ साथ अब एक क्या भी जुड़ गया, कॉइल। कॉइल मतलब इंडक्टर। और ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, एक एसी में, जिस ये देखो लैंप और कॉइल, ये लैंप और कॉइल सीरीज में है और एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की। ठीक है, लैंप का रेजिस्टेंस हमने 10 ओम निकाल ही लिया है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का एल फाइंड आउट करना है। तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस है आर और ये एक तरह से कॉइल है एल। तो दिस इज एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस अपॉन जेड, या वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। ओम्स लॉ की तरह बनाने की कोशिश करें इसको। तो दैट विल बिकम वी आर एम एस अपॉन अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो लैंप है ना कितनी वोल्टेज पे काम कर रहा है, 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, 50 हर्ट्ज एसी सोर्स विद द कॉइल, देन फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है भाई, देखो इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो कितनी करंट लेता है, 11 एम्पियर की। कितना रेजिस्टेंस है उसका, वो यहाँ पे हमने निकाल लिया है 10 ओम। तो IRMS कितना होगा इस सर्किट में, भाई ये बल्ब तो ऑन तभी होगा, ये डिज़ाइन ही इस तरह है कि ये कितनी करंट लेगा, ये लेगा 11 एम्पियर की करंट। तो अभी भी ये कितनी ले रहा होगा, 11 एम्पियर की ही करंट ले रहा होगा। तो IRMS कितना हो गया, 11। ओके, जब तक ये देखो वोल्टेज लिखी है, वोल्टेज को VR बोले नहीं, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज, तब तक इसको V0 नहीं लिखना है। गिवन वोल्टेज जो होगी, अगर AC वोल्टेज गिवन है और उसका नाम नहीं लिखा है कि ये पीक है या नहीं, तो हम उसे RMS वोल्टेज मानेंगे। तो दैट इज 220
आर इस बल्ब का 10 था, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस एक्सएल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, √100, ये इधर चला गया और 11 इधर आ गया, 100 प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 220/11। ओके, दिस विल बिकम 20 ओम। स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 100 प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड एक्सएल, देन एक्सएल विल बिकम √300 क्योंकि 100 इधर जाएगा 300 और स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो रूट, तो एक्सएल विल बिकम 10√3 ओम। एक्सएल आ गया। अब हम जानते हैं एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल एंड ओमेगा विल बी 2πfl। ठीक है, तो एक्सएल आ गया 10√3 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू एफ हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर 50, यहाँ पर हमें ऊपर ये देखो 50 हर्ट्ज। ओके, तो 50 हर्ट्ज ये हो गया इंटू एल, और जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे एल को तो दैट विल बिकम √3/10π। आप सॉल्व कर लेना, देखना इतना हेनरी इसका आंसर आएगा। ओके, मैं क्विकली कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे पहले से कैलकुलेट करके रखा था। तो ये एल हो गया, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं 32 का पार्ट बी। तो इसका और में बी पार्ट हमारे पास है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ एनर्जी लॉसेस इन रियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं पूरे। तो ये देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ पे, ये जो लेबल्ड डायग्राम बनाना है 1 नंबर तो हो गया इसका। वर्किंग प्रिंसिपल हाफ मार्क्स, ठीक है, 1 लाइन है तो हाफ मार्क्स, और 3 कॉजेस तो 1 एंड हाफ, हाफ 3 हो गए, तो 3 मार्क्स का ये हो गया। और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, डज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, तो ये हो गया 1। ठीक है, और तब ये कैलकुलेशन वाले जो हैं ये हाफ मार्क्स के हो गए, तो 1 2 3 4 एंड 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इनको करते हैं हम सॉल्व एक एक करके। सबसे पहले हम फर्स्ट मतलब डेरिवेशन तो आप खुद देखिएगा कि एक लेवल रे डायग्राम बनाना है स्टेप अप का, तो स्टेप अप में प्राइमरी में कम होंगी नंबर ऑफ कॉइल्स, सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी, इस तरह का बनाना। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल है इसका म्यूचुअल इंडक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, इतना लिखोगे आप तो आपको इसका मार्क्स भी मिल जाएंगे। एनी 3 कॉजेज ऑफ एनर्जी लॉस, कोई भी 3 लिख लेना, तो आप इसमें लिख देना फर्स्ट फ्लक्स लीकेज की वजह से एनर्जी लॉस होता है। दूसरा, ये जो वाइंडिंग है उसके रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग तारों की हुई है उनके रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होंगे वो। एंड थर्ड वन इज द मोस्ट फेमस एडी करंट्स। अब हो सकता है इस साल कोई क्वेश्चन ऐसा आए 2025 में कि वो बोले कि म्यूचुअल ये ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस के 3 कॉजेस बताओ विद एक्सप्लेनेशन, और 3 मार्क्स का दे दे। तो एक ये इसका एक्सप्लेनेशन कि ये क्या होता है, इसको कैसे कम करते हैं, ये कि इसको क्या होता है, इसे कैसे कम करते हैं, और ये क्या होता है और इसे कैसे कम करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, ठीक है, अगला देखते हैं इसका। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, प्राइमरी में वोल्टेज कम होती है, सेकेंडरी में ज़्यादा होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, डज इट वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये वॉयलेट करता है कि नहीं करता, तो हम कहेंगे नो। और कह रहा है एक्सप्लेन, तो अब देंगे इसका एक्सप्लेनेशन। इसलिए क्या बोलेंगे कि
वोल्टेज तो बढ़ जाती है पर सेकेंडरी में करंट कम होती है प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो वोल्टेज तो बढ़ गई, करंट घट गई, तो इसलिए पावर अनचेंज रही। तो हम कहेंगे करंट चेंजेस accordingly such that P input is equal to P output। ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन। A step up transformer has 200 and 3000 turns in its primary and secondary coil। तो NP प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 200, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 3000 दिए हैं। इनपुट वोल्टेज गोइंग टू प्राइमरी कॉइल इज दिस। तो प्राइमरी में वोल्टेज दे रखी है 90 वोल्ट। कैलकुलेट, सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मतलब VS फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन सेकेंडरी इज दिस। ओके, प्राइमरी में करंट भी निकालनी है अगर सेकेंडरी में करंट 2 एम्पियर हो। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो कौन सा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला, क्या, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, IP अपॉन IS को। तो अब हम इसका यूज करते, देखो पहले हमें VS निकालना है ना। तो इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं इस वाली इक्वेशंस का यूज कर लेता हूँ, इस वाली का, ठीक है। तो VS कितना है हमें फाइंड आउट करना है, VP कितना है 90, NS कितना है 3000, NP कितना है 200। 2 0 से 2 0, 90 गया इधर, तो VS विल बिकम 300 अपॉन 2 इंटू 90 एंड दैट विल बिकम 1350 वोल्ट। ओके, ये हो गया आपका, सॉरी 300 नहीं 30 हो गया ना, तब ये 2 0, ये बन गया 2700/2 और 2 1 जा 2 650। ओके, ऐसे। नेक्स्ट वो कह रहा है IP कितना होगा और IS इतना है। तो नेक्स्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो NS कितना है 3000 अपॉन NP कितना है 200, IP हमें फाइंड आउट करना है IS 2, तो 2 से 200 गया और 100 से 2 0 कैंसिल, देन IP विल बिकम 30 एम्पियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, 33 का A, फिर इसका और वाला देखते हैं। 33 के A का फर्स्ट या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं पहले कि किस तरह है। तो कह रहा है अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, शो दैट ग्राफिकली हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो ग्राफ बनाना है यहाँ पर हमें एक नंबर का वो ग्राफ हो जाएगा। ओके ओके, हाउ द, ठीक है, ये हो गया। हेंस डिफाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन की डेफिनेशन समझानी है, एक नंबर हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए 1 2 3, है ना। और बाकी फिर 2 नंबर का क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, वो भी नीचे स्लाइड में आगे मतलब आ जाएगा अभी। तो हमें इसको देखते, देखो क्या है 33 का, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, सो दैट ग्राफिकली हाउ एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स डेल्टा विद एंगल ऑफ इंसिडेंस I, डेल्टा और इंसिडेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करना है।
तो ये ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में और दोबारा भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरफ हम डेल्टा को पुट करेंगे, प्लॉट करेंगे सॉरी, और इस तरफ हम इंसिडेंस एंगल को प्लॉट करेंगे। ओके, तो ये जो ग्राफ आता है ना वो इस तरह का आता है। ये ग्राफ आपको याद रखना है। देयर इज अ मिनिमम डेल्टा, और ऐसा जिस कंडीशन में होगा, डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब आई और ई इक्वल हो जाए, या फिर यूं कहो इंसिडेंट लाइट ट्रेवल्स या गोज पैरेलल टू बेस इनसाइड प्रिज्म। तो ये आपको पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब लाइट बेस के पैरेलल निकल जाए। अभी डायग्राम बनाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट ये डायग्राम ये यहाँ पे पूछा गया है। अब हो रहा है हैंस डिफाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की डेफिनेशन समझाओ क्या है। तो देखो प्रिज्म है ना, जैसे तो यहाँ पे हम एक प्रिज्म बनाते हैं। अब यहाँ पे ई क्या है, आई क्या है, देखो ये नॉर्मल हो गया इसका, ये नॉर्मल हो गया इसका। तो इंसिडेंट लाइट ये आई पैरेलल निकल गई और इधर चली गई, ठीक है, ये हो गया। तो ये है हमारा एंगल इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट एंगल। ये हमारी इमर्जेंट लाइट है, दिस इज हमारा इमर्जेंट एंगल। और इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट के बीच जो एंगल है उसको कहते हैं डेविएशन। तो ये डेविएशन मिनिमम जब होगा तब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यही पूछ रहा है हमसे। याद रखें दोनों पॉइंट, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस टाइम पे ये लाइन प्रिज्म के अंदर बेस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होंगे। दोनों पॉइंट याद रखें आप। तो मिनिमम डेविएशन की डेफिनेशन क्या है, एंगल at which angle of incidence I is equal to, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना, या मैं लिख ही देता हूँ, I is equal to angle of एमरजेंस। तो उस टाइम पे जो एंगल होगा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एट विच, तो सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं, इसको लिखे एंगल ऑफ डेविएशन एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस इज कॉल्ड मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। मैं प्रॉपरली यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है डेफिनेशन। यहाँ पर मैंने ये डेफिनेशन लिख दी आप सभी लोगों के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये मिनिमम डेविएशन की डेफिनेशन हो गई, इसे नोट कर लेना। बढ़ते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस। क्या बोला गया, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म एंगल ए। नॉर्मली इंसिडेंट कराया जा रहा है जिसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा सफ़र करती है लाइट। तो हमें n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन साइन ए प्रूव करना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया। देखो ये लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट सरफेस पे और सेकंड पे निकल गई है, ठीक है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू हो या n हो, म्यू मान लेते हैं, तो कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट लाइट आई है और जो ये लाइट निकल गई है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो एंगल है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट लाइट, इन दोनों के बीच के एंगल को, ठीक है। तो ये हमें डेल्टा दिया हुआ है, तो हमें इसको करते हैं इस डेरिवेशन को फटाफट, ठीक है। तो मान लो ये प्रिज्म है x y z, ठीक है, और ये लाइट इस सरफेस पे आई, m पॉइंट पे गिरी, तो ये m से n तक सीधे सीधे जाएगी। नॉर्मली आई है तो नॉर्मली चलेगी, ठीक है।
दिस इज द एंगल आई, ठीक है, दिस इज द एंगल आई एंड दिस वन इज द एंगल आर। सपोज दिस इज द एंगल आर। इंसिडेंट इस सरफेस पे इंसिडेंट एंगल, इस सरफेस का रिफ्रैक्शन एंगल। ओके तो भाई ये कितना होगा एंगल, एक पूरा 90 का एंगल है, तो दिस इज अवर 90 माइनस आई एंड हाउ मच इज दिस, दिस इज 90, क्योंकि परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराया कहा था क्वेश्चन में। तो हम करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले इस वाले सरफेस पे ना एक्स जेड पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 एन टू, एन टू अपॉन एन वन। ओके एन टू, ये 2 है ये 1 है, तो एन टू अपॉन एन वन, एयर ग्लास एयर में जा रही है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें मिलेगा साइन आर इज इक्वल टू, ये म्यू की इधर इंटू हो जाएगी, देन दिस विल बिकम म्यू इंटू साइन आई। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अगेन यहाँ पर हम ये भी देखो, ये दिस इज आर, दिस इज आई, दिस इज डेल्टा, तो वी कैन इजीली से दैट आर माइनस डेल्टा इज इक्वल टू आई। देखो आर में से डेल्टा घटा देंगे तो ये बचेगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है आई के, तो आई है तो ये भी आई होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आर में से डेल्टा घटा दिया तो आई मिला, या फिर डेल्टा को उधर ले गए, व्हाट विल वी हैव, आर इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा, ये आर की वैल्यू आ गई। दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। ओके तो दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ है ना इनको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये प्रिज्म एंगल दिया था ए, ये दिया था 90 और ये दिया था 90 माइनस आई, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों का सम इक्वल होगा, तो इन ट्रायंगल इक्वल नहीं होगा, तीनों का सम 180 होगा, तो इन ट्रायंगल एक्स एम एन एंगल ए प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180। और यहाँ से हम जब हम सॉल्व करेंगे 90 90 180 और 180 से 180 गया, तो हमें मिल गया a इज इक्वल टू आई। ठीक है, a इज इक्वल टू आई। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 का 2 का और 1 का यूज करते हैं, देखें हमें क्या मिलता है। यहाँ पे करते हैं तो हमें मिलेगा साइन आर, व्हाट इज आर, डेल्टा प्लस आई, डेल्टा प्लस आई इज इक्वल टू साइन म्यू साइन आई, और आई किसके इक्वल है, ए के, तो हमें म्यू इज इक्वल टू कितना मिला, साइन आई प्लस डेल्टा अपॉन साइन ए। और एक चीज, आई ए के इक्वल है, यहाँ आई को ए के इक्वल भी लिखना था, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन साइन ए, और यही वो एक्सप्रेशन है जो हमको प्रूव करना था। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। यह है इसका थर्ड पार्ट, और जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे कि हमारे 3 मार्क्स पूरे हो चुके थे, तो ये बाकी हो गया 1 मार्क्स के, इसके 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, √2। ठीक है, एन की वैल्यू। रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, आर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल सॉरी, अच्छा रिफ्रैक्टिंग एंगल सॉरी ए हमें दिया है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, डेल्टा एम। तो हम प्रिज्म फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए, एंगल ऑफ प्रिज्म भी उसी को कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म को प्रिज्म एंगल भी कहते हैं। तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2 दैट इज 30, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो म्यू इंटू साइन 30 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। म्यू दिया है
हमें √2, तो म्यू की वैल्यू मैं यही पुट कर देता हूँ √2। जब इससे इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल ऑल्सो बिकम 1/√2, और ये होती है कितने की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, एंड हेयर वी हैव साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। कंपेयर करेंगे दोनों एंगल्स को, 45 विल बिकम 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और फिर देखो 45 का डबल हुआ 90 और 60 इधर आएगा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा m, देन डेल्टा m विल बिकम 30 डिग्री। ओके, ये हो गया। कह रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, प्रिज्म फॉर्मूला में साइन आई होता है ये, और ये होता है साइन आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है सेकंड, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये तो है स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो दिस इज अवर इंसिडेंस एंगल, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ए हो गया प्रिज्म एंगल 60, डेल्टा एम हो गया 30 अपॉन 2, दैट विल बिकम 45 डिग्री। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट बी की तरफ। यहाँ पर कह रहा है स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। हाइगेंस प्रिंसिपल लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंस्ट्रक्ट द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, हाफ मार्क्स इसका मिलेगा। यूजिंग दिस डायग्राम प्रूव दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक मार्क्स इसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेस, हाफ मार्क्स इसका है। कैन 2 इंडिपेंडेंट सोडियम लैम्प एक्ट एज अ कोहेरेंट एक्चुअली, ये 1 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो और बाकी ये वाला 1.5 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से पूरे 5 मार्क्स, 1.5, 2.5, 3, 4, 5 मार्क्स। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये कह क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक एक जो डेरिवेशन है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखो जैसे हाइगेंस प्रिंसिपल है तो ये आप खुद लिख लेगा, ठीक है। डायग्राम वगैरह बनाना है इसमें। प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आई, कंस्ट्रक्ट द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, ये वाला डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। और विद डायग्राम करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट भी बोल रहा है वो, विद डायग्राम इस डेरिवेशन को करना है, यहाँ पर ये कह रहा है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्स, 2 सोर्सेज आर कोहेरेंट इफ फेज डिफरेंस is constant with time, constant with respect to time, ओके। और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, तो हम उन्हें कह देंगे कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। कैन 2 इंडिपेंडेंट सोडियम लैम्प एक्ट लाइक कोहेरेंट सोर्स, तो हम कहेंगे नो। अब वो कह रहा है, आगे कह रहा है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ मैं इसका लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ क्या है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, कि बिकॉज फॉर 2 डिफरेंट सोर्सेस फेज डिफरेंस कैन नॉट बी कांस्टेंट विद टाइम, 2 अलग अलग सोर्सेस का फेज डिफरेंस कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए वो दोनों कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कोहेरेंट होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, सेकंड वाली चाहे कर भी दें, ओके। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग नॉन वेवलेंथ 520 नैनोमीटर, थर्ड पार्ट पे ना, तो लैम्डा इज गिवन हेयर 520 नैनोमीटर, ओके। एंड एन अननोन वेवलेंथ लैम्डा, और एक दूसरी अननोन वेवलेंथ है, वो कितनी है, लैम्डा, यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, प्रोड्यूस 2 इंटरफेरेंस पैटर्न सच दैट द 4th ब्राइट फ्रिंज ऑफ अननोन, मतलब इस अननोन वाले की 4th ब्राइट कोइंसाइड विद 5th ब्राइट ऑफ नोन, इसकी
5th ब्राइट के साथ कोइंसाइड कर रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो भाई 5 इंटू नोन वाली फ्रिंजेस की विड्थ और 4 अननोन वाले की फ्रिंज विड्थ सेम आएगी, क्योंकि ये और ये कोइंसाइड कर रही है ना, 5th और 4th कोइंसाइड कर रही है, मतलब इसकी 4 और इसकी 5 फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब इसकी 4 फ्रिंजेस की चौड़ाई और इसकी 5 फ्रिंजेस की चौड़ाई सेम होगी। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे आएगा 4d लैम्डा अपॉन डी। डी से डी कैंसिल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, लैम्डा हमें मिलेगा कितना, 4 अपॉन में आ गया 5/4 इंटू 520। अच्छा, इसको नैनो में ही रहने दो फिर, नैनोमीटर। दिस विल बिकम 650 नैनोमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट डिस्कशन 2024 का। आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आया हो। अगर आपको ये पूरी वीडियो हेल्पफुल लगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जल्दी आगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।